Very good evening to all of you. Good evening, Deepti, Pranati, Sakshi, Sanjeet, and Siddharth. How is your study going? कैसा रहा आपका संडे? कितना रिवाइज किया? खूब पढ़ा होगा सैटरडे संडे तो? Very well, okay. And what about others? What about Siddharth and Sanjeet? How's your preparation going? खूब रिवाइज किया होगा, है ना? टाइम ही टाइम था. You have to go to office. What do you do? Siddharth, what do you do? Record keeper. Okay, that's so great. Actually, यही सारी चीजें हैं जो आपको मोटिवेट भी कर रही हैं और डेफिनेटली यू विल गोइंग टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन और आप बहुत जल्दी एक अच्छे मतलब ऑफिसर बनने वाले हो. आई एम वेरी श्योर अबाउट इट बिकॉज सीइंग योर डिटरमिनेशन. मतलब apart from work you are trying to continue with your studies, definitely you are going to rock. Okay, so we have discussed about the president. हमने president के बारे में discuss complete नहीं करा था, हमने शुरू कर दिया था president के बारे में और सारी eligibility समझ ली थी कि कौन इंडिया का president बन सकता है, राइट? उसके बाद फिर हमने ये भी समझा था कि उनका इलेक्शन कैसे होता है, तो वो प्रोसेस समझ ली थी. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब किसने रिवाइज किया? तो जिस प्रोसेस से प्रेसिडेंट को इलेक्शन जिस प्रोसेस से होता है उस प्रोसेस का क्या नाम है? क्या नेम है उसका? Ma'am, proportional representation by means of single transferable vote. वेरी गुड, वेरी गुड. सो ये हमने समझ लिया था. अब उसके बाद समझना था कि क्या क्या ड्यूटीज है प्रेसिडेंट के, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट. वो आज की क्लास में वहां से हमें शुरू करना है. इसके पहले का कोई डाउट है आपका तो देन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड. एनी डाउट? कोई डाउट है आपको? अबीर, प्रणति, प्रतिभा, साक्षी, दीप्ति, संजीत, सिद्धार्थ बेटा, आपका कोई डाउट है? एवरीथिंग इज क्लियर? तो जब सब क्लियर है देन आई विल आस्क, राइट? तो फिर अगर आपको सब पता है तो फिर मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? शीट मिल गई आपको? शीट मिल गई होगी ना आज आपको? शीट मिल गई है तो आज इसको क्वेश्चंस कर लीजिएगा, नहीं तो दिन में उसका भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है? आज नहीं करेंगे. आज नहीं बेटा, ये आपका टॉपिक बीच में छूट जाएगा, ठीक है? मैम वो क्वेश्चन में तो जितना तक हुआ उतना तक ही है मैम क्वेश्चन. हमारे पास वो फंडामेंटल राइट के क्वेश्चंस जो आपके साथ शेयर हुए हैं फंडामेंटल राइट के क्वेश्चंस है, इज इट? है ना? तो अभी वो वाला, हाँ, ये प्रेसिडेंट हम खत्म कर लेते हैं. फिर उसके बाद अभी आपके पास डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज और यूनियन का भी एक शीट जाएगी, तो कर लेंगे उसको. पहले इसको पढ़ ले. इसमें आज जो पीछे का पढ़ा है इसमें आपको कोई डाउट है पीछे? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है? अच्छा, एक चीज बताओ कि डबल जियोपार्डी कौन से आर्टिकल में गिवन है? डबल जियोपार्डी मैम आर्टिकल 20 में. वेरी गुड. आर्टिकल 20 में डबल जियोपार्डी. और क्या कहता है डबल जियोपार्डी? मैम की सिंगल क्राइम, if you have a single crime then you cannot be punished twice for a single crime. और आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या है? थर्ड बात क्या है? पहला तो ये है कि एक्सपोज फैक्टो है. दूसरा ये है आपका डबल जियोपार्डी. थर्ड क्या है? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन. इसका क्या मतलब है? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का क्या मतलब है? That a person cannot be compelled to give गवाही against himself. Yes, right. तो आ जाते हैं हम आपके पावर. अच्छा, एक चीज और, एक क्वेश्चन और बताओ कि मान लो कि दीप्ति अगर राज्यसभा की मेंबर है तो क्या ये प्रेसिडेंट बनने के लिए एक एलिजिबल कैंडिडेट हो सकती है? नो मैम. क्यों? नो, ओनली लोकसभा. अब आ जाते हैं आपके इन्हीं पे जो आपका ये लोकसभा राज्यसभा पे ये क्वेश्चन आ चुका है आपका सीबीएस में.
और सीडीएस में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो बस इतना कीवर्ड के चक्कर में कि लोकसभा है, राज्यसभा है, क्वेश्चन बहुत बच्चों के गलत हुए थे, ठीक है। तो हमेशा जो यूपीएससी हो या आपका पीएससी हो या एसएससी हो, हमेशा कीवर्ड पे ये लोग फोकस करके क्वेश्चंस बनाते हैं। अब आ जाते हैं पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट कि इतनी बड़ी की पोस्ट है, अकेला पर्सन है, जो एक ही प्रेसिडेंट होते हैं, सारे बहुत सारे नहीं होते हैं, और कितने टीडीएस प्रोसेस से हम अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, तो क्या क्या ड्यूटीज है जो प्रेसिडेंट को पूरी करनी होती है। तो इनकी ड्यूटीज को हम इन क्लासिफिकेशन में रख के समझते हैं। हमसे एक्चुअली मतलब बिटवीन द लाइंस चीजें नहीं पूछी जाती है हमारे एग्जामिनेशन में कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नंबर 1 क्या है, नंबर 2 क्या है, नंबर 3 क्या है, तो दीस थिंग्स डजंट आस्क इन आवर एग्जामिनेशन। तो हमें बस समझ लेना है कि भाई इसकी क्या पावर होगी। तो पहला पावर है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। तो कल भी हमने बात की थी या शुरू से भी मिक्सली बात करते आ रहे हैं आपको कि जो डेमोक्रेसी है वो दो तरह से एक्सरसाइज होती है। पहला हमने कहा था प्रेसिडेंशियल टाइप, जहां पे सेपरेशन ऑफ पावर गिवन होता है। सेपरेशन ऑफ पावर गिवन को होता है का क्या मतलब है कि लेजिस्लेटिव बिल्कुल एग्जीक्यूटिव से अलग होती है। और दूसरी जो टाइप होती है वो होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का क्या मतलब है कि जहां पे ओवरलैपिंग ऑफ द पावर है, कि जब वो मिनिस्टर होंगे कानून बनाएंगे तो वो लेजिस्लेटिव के पार्ट होंगे, और जब वो इम्प्लीमेंट करने पे आ जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं एग्जीक्यूटिव के पार्ट हो जाते हैं। तो पहला अगर जब मतलब प्रेसिडेंट की बात है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एक्सरसाइज करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एक्सरसाइज करने का क्या मतलब है कि जैसे कोई कानून बनता है तो जैसे कानून बनने के पहले क्या होगा कि वो क्या करते हैं, जैसे मनी बिल है और आपका जैसे कुछ बिल मनी बिल में होने वाला था कि प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है। तो जब किस तरह की इस तरीके की जो पावर है जो कि एग्जीक्यूटिव पावर से डील करते हैं, मतलब इम्प्लीमेंट केस करते हैं, तो वो हो जाते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इसकी मनी बिल है तो मनी बिल उनके प्रायर रिकमेंडेशन पे आएगी। तो रिकमेंडेशन करना कैसा काम है, दैट इज नॉट द लेजिस्लेटिव वर्क है ना, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, तो उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। दूसरी बात है उनका लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव मतलब जहां पे वो ऐसी मशीनरी की तरह काम कर रहे हैं जो क्या कर रहा है, कानून को बना रहा है। तो हमने पढ़ा था पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। यानी कोई कानून बनता है, कब बनता है, जब प्रेसिडेंट उसको अपनी साइन दे देते हैं, जब प्रेसिडेंट उसको अपनी कंसेंट दे देते हैं तभी कोई बिल बन पाता है। क्या बिल जब प्रपोज होगा तो बिल, जब पास रहेगा तो एक्ट। तो ये जो बिल है वो एक्ट कब बनेगा, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, उसको अपनी कंसेंट दे दे। तो लेजिस्लेटिव पावर क्या हो जाएगी इनकी, लेजिस्लेटिव पावर हो जाएगी क्या कि बिल को कंसेंट देने का काम इनका है। तो दिस इज द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब आ जाता है इनका, पहले हम ये वाला इतना पढ़ लेते हैं, फिर जस्टिस जो पावर है, जो पावर ऑफ जस्टिस है, इसको अलग से पढ़ते हैं ये कैसे है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका डिप्लोमेटिक पावर। ये डिप्लोमेटिक पावर क्या होता है कि जितने भी आपके इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी मीट होती है वो सबसे बड़ी पोस्ट किसकी आती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की है। तो इसीलिए जो भी जैसे कि होता है ना कि इस देश के साथ ये वाली ट्रीटी हुई और ये देश के साथ हम रोड कनेक्टिविटी पे काम करने वाले, जैसे सार्क कंट्री, सार्क का नाम सुना है आपने। सार्क जो है दक्षिण एशिया यानी साउथ एशिया के कंट्रीज का क्या है, कोऑपरेशन है। अब इनमें कहा गया कि जो कंट्रीज सार्क में हम एक रोड बनाएंगे जो सब कंट्रीज को कनेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब जो भी इस तरह की अंडरस्टैंडिंग है जो इंटरनेशनल लेवल पे होती है, वो सारे जो भी अंडरस्टैंडिंग, जो भी ट्रीटी एग्रीमेंट्स होते हैं वो होते हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे। तो डिप्लोमेटिक पावर मतलब कि जितने भी फॉरेन रिलेशन होंगे वो सारा कुछ आपके डील करते हैं, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर आप देख रहे हो अगला लिखा है पावर ऑफ वीटो। ये वीटो की पावर क्या है, वीटो की पावर है कि अब हमारे यहाँ पे जो वीटो पावर, एक सेकंड, यहाँ पे अलग से वीटो पावर को अलग से भी पढ़ना है, इसको जब अलग से पढ़ेंगे ना वीटो पावर तो वहां पे बताते हैं वीटो और ऑर्डिनेंस की पावर और ये इमरजेंसी की पावर। दीज आर द इंपॉर्टेंट पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इसको अलग से पढ़ना है। फिर उसके बाद है मिलिट्री पावर। तो हमने ये पढ़ा था कि हमारे तीनों सेनाओं के ये क्या है, सुप्रीम कमांडर होते हैं। तो क्योंकि ये सुप्रीम कमांडर है तो ये क्या हो जाएगी, प्रेसिडेंट की मिलिट्री पावर बन जाती है। और जस्टिस पावर का मतलब होता है कि जस्टिस पावर मतलब होता है कि जहाँ पे ये जज करेंगे, जस्टिस दिलाएंगे, किसको दिलाएंगे, जो जिनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है। अब किसके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, हमारे यहाँ तो हाई कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट थी, तो फिर ये प्रेसिडेंट को काम करने की क्या जरूरत है। तो अब ये क्वेश्चन अगर सामने आता है तो प्रेसिडेंट को काम करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब प्रेसिडेंट बना है इसमें राज्यों की भी भागीदारी है और केंद्र सरकार की भी क्या है, भागीदारी है। तो अब
मान लो कि कोई क्राइम होता है, जैसे कि आपकी निर्भया का क्राइम होता है। निर्भया का केस सुना है आप लोगों ने? निर्भया के केस से थोड़ा बहुत आप जानते हो निर्भया केस के बारे में? आई एम श्योर यू विल नो, यू आर ऑल अवेयर अबाउट द निर्भया केस व्हिच हैज बीन अबाउट, जो दिल्ली का निर्भया केस हुआ था, ठीक है। तो निर्भया केस में मान लो कि जो ये कल्प्रिट थे, अब जो जुडिशियल सिस्टम है वो एक चेन मैनर में ही चलती है। चेन मैनर मतलब कि एकदम जो लोएस्ट लेवल का जो आपका कोर्ट होगा वहां से लेके अपर लेवल तक के कोर्ट की बात होती है। तो लोअर लेवल के कोर्ट का मतलब जो सबसे निचले स्तर का कोर्ट था, तो पहले जैसे दिल्ली पटियाला कोर्ट में वो केस चला, फिर जो विक्टिम्स थे उनको जो पटियाला कोर्ट है उन्होंने ही क्या कर दिया कि इनको जो है फांसी जो है दी जाएगी, फांसी अवार्ड कर दी। वो उनको लगा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे फांसी नहीं मिलनी चाहिए, तो वो क्या करेंगे, तो जैसे जैसे लोकल लेवल के कोर्ट से थोड़े ऊपर गए थे हाई कोर्ट भी सेम चीज कह देगा, फिर वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट भी किसी को सजा दे देता है तो क्या मतलब तो क्या फिर ऐसा माना जाए कि वो लास्ट जो भी उसको सजा मिल गई अब उसको फॉलो करना पड़ेगा? तो नहीं, हमारे इंडिया में क्योंकि प्रेसिडेंट एकमात्र पोस्ट जिसमें सबकी से है, तो प्रेसिडेंट को हमने दिया है पावर ऑफ पार्डन। पावर ऑफ पार्डन मतलब कि इनको माफ कर देने की शक्ति भी किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। तो वो जो माफ करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसको कहते हैं द पावर ऑफ जस्टिस। कि मतलब जहां पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी किसी को लगता है, सुप्रीम कोर्ट में केस होने के बाद भी अगर मुझे लगता है कि मेरे जो राइट्स है इनको मैंने प्रॉपर वे में एक्सरसाइज नहीं किया है, या ये सारी चीजें मेरे राइट्स के अगेंस्ट जा रही है, तो प्रेसिडेंट को मिलेगा जस्टिस की पावर, जहां पे वो कहते हैं ये प्रॉपर जस्टिस देने का काम करते हैं किसको? जिसको लगता है कि मेरे साथ प्रॉपर वे में न्याय नहीं हुआ है। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स है, जैसे आपका वीटो, ऑर्डिनेंस, इमरजेंसी, जस्टिस पावर्स, इसको हम अलग से लेके जा रहे हैं, राइट? तो पहला है इमरजेंसी का पावर। इमरजेंसी का पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। कौन सा पावर है? इसको कहा गया इमरजेंसी। तो इमरजेंसी वर्ड से आप क्या समझ रहे हो? इमरजेंसी का मतलब ये है कि ऐसी जो चीजें हैं वो रोज रोज तो नहीं होती होंगी, कभी कभी अगर प्रॉब्लम आ गई तभी इमरजेंसी लगाई जाती। गेटिंग और नॉट? इमरजेंसी क्या है कि रोज रोज होने वाली चीज तो नहीं है, कि कभी ही ऐसा हो सकता है कि इमरजेंसी लगाई जाए। अब इस इमरजेंसी को जब कभी कभी लगाई जा सकती है, इसको भी हम तीन डिवीजन में हम देखते हैं। और ये जो तीनों डिवीजन है वो आपका दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी को मतलब अलग अलग आर्टिकल्स में से तीन अलग अलग आर्टिकल में देके रखा है। तो पहला जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बात करता है वो कहता है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी यानी पूरे भारत में इमरजेंसी लगाने की बात हो रही है, पूरे इंडिया लेवल पे नेशनल इमरजेंसी लगाने की बात हो रही है। तो अब आपको क्या लगता है पूरे इंडिया में ऐसा कौन सा सिचुएशन होगा जो पूरे इंडिया में इमरजेंसी लाती? क्या लगता है आपको? कोई ऐसी इमरजेंसी का सिचुएशन हो सकती है जो पूरे इंडिया को डिस्टर्ब कर दे? मैम इंदिरा गांधी वाली थी जिसमें पूरी इंडिया में लग गया था इमरजेंसी एक बार। हाँ, तो क्या लगता है क्या रीजन हो सकता है? वॉर। वेरी गुड प्रतिभा, वेरी वेरी गुड। कि जब भी किसी दूसरे कंट्री के साथ अगर हमारी वॉर हो जाए तो ऐसा क्या होगा कि ऐसा होगा कि हम अपने राइट्स को प्रॉपर वे में एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। और राइट हम एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे क्यों? क्योंकि जो राइट देने वाली अथॉरिटी है, राइट देने वाली अथॉरिटी कौन है? स्टेट। स्टेट हमें प्रॉपर वे में जब राइट नहीं दे पाएगा तो हम अपने राइट्स को प्रॉपर वे में एक्सरसाइज भी नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि हम अगर स्टेट देना शुरू कर दे और हम सब एक्सरसाइज करना शुरू कर दे तो शायद जो मतलब जो वॉर है वो इंडिया के लिए और चैलेंजिंग बन जाएगा। कि एक तो उसको बॉर्डर पे लड़ना ही है और दूसरा जो है इंडिया के सिटीजंस भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला जो राइट दिया गया है वो है नेशनल इमरजेंसी का राइट, जिसमें कहा गया है ये आर्टिकल 352 में है। नेशनल इमरजेंसी को लेके हम पढ़ने जा रहे हैं। ये एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आर्टिकल भी पूछता है, ये भी पूछता है कि ये भाई नेशनल इमरजेंसी कब लगाई जा सकती है, स्टेट इमरजेंसी कब लगाई जा सकती है, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी लगाने का काम है किसका? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी लगाने का काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है तो अब ये भी दीप्ति ने इंदिरा गांधी का नाम क्यों लिया? क्या इंदिरा गांधी प्रेसिडेंट थी? इंदिरा गांधी प्रेसिडेंट थी? अरे आप लोग आंसर नहीं दे रहे, इंदिरा गांधी प्रेसिडेंट थी क्या? नहीं नहीं मैम। आप लोग खो जाते हो क्या? लॉस्ट? ऐसा लगता है कि बोलना बंद, बोलते ही नहीं है।
प्राइम मिनिस्टर थी। तो अगर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो आप न्यूज चैनल पे भी सुन लो या डिबेट्स वगैरह देख लो, तो कहते हैं एक बार भारत में नेशनल इमरजेंसी लगी, वो भी इंदिरा गांधी के टाइम पे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, किसी ने भी कहा इमरजेंसी लगाई। तो इसका क्या मतलब हो, यहाँ तो हम पढ़े कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाते हैं, वहां पे आप बताओ इंदिरा गांधी पीएम थी तो उन्होंने कैसे इमरजेंसी लगा दी? इसलिए क्योंकि जो नेशनल इमरजेंसी लगती है ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट की एडवाइस पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। कैबिनेट मतलब मंत्रियों की सलाह पे, ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर, और मिनिस्टर के ग्रुप को हम कैबिनेट कहते हैं, और कैबिनेट की एडवाइस पे लगाई जाती है नेशनल इमरजेंसी। और इस कैबिनेट के लीडर होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? जो भी विनिंग पार्टी होती है, तो जो मतलब जो पार्टी लोकसभा में जिसको बहुमत होगा, जिसके पास मेजोरिटी होगी लोकसभा में, वो सरकार बनाती है। तो उस समय कांग्रेस की मेजोरिटी की जो सरकार बनाई कांग्रेस ने, कांग्रेस की मेजोरिटी लीडर्स की नेता कौन थी, लीडर कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने पीएम। तो अब नेशनल इमरजेंसी लगेगी किसकी एडवाइस पे? कैबिनेट की एडवाइस पे। कैबिनेट का नेता कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की एडवाइस पे लगी है नेशनल इमरजेंसी, इसलिए हम ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी लगाई। गेटिंग और नॉट? अब आप कभी आप न्यूज सुनोगे तो समझ पाओगे कि क्यों यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी हम प्रेसिडेंट की पावर में पढ़ रहे हैं, क्यों इंदिरा गांधी का नाम क्यों आता है? क्यों? क्योंकि इनकी एडवाइस पे ही नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। तो पहला हमने पढ़ा नेशनल इमरजेंसी, जहां पूरे राष्ट्र में इमरजेंसी लगाई जाती है। और वो कब लगाई जाती है? जब कि ऐसा लगे कि अब नेशन में प्रॉपर वे में राइट और लॉस को बनाना, तो राइट को आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे ना नए लॉ बना पाओगे। तो ऐसे में जरूरत है कि थोड़े समय के लिए कंट्री को क्या कहते हैं, इमरजेंसी विजन में डाला जाए। तो कौन डालता है? आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और किसकी एडवाइस पे? मिनिस्टर्स की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की क्या करते हैं, एडवाइस पे ये लगाई जाती है। अगली बात है स्टेट इमरजेंसी। ये स्टेट था आस्क मैम, जो ये नेशनल इमरजेंसी है तो ये सिर्फ लाइक ऐसे कोई नेचुरल कैलामिटीज आएंगे लाइक पूरी तरह, अभी जैसे कोरोना आया या फ्लड, कुछ भी आ सकता है, I'm understanding। तो फिर हाँ, तो ये सब नेशनल इमरजेंसी में ही आता है। देखो ये डिफाइन करने का काम होता है सरकार का। देखो हमें क्या है, हम तो लेने वाले लोग हैं ना, हम तो रिसीविंग साइड पे, ठीक है। अगर कोविड है या मान लो आपके केदारनाथ पे फ्लड आ गया था, ठीक है, तो कुछ भी ऐसी सिचुएशन ये तो सरकार ही बता सकती है ना कि वो इस सिचुएशन को संभाल सकती है या नहीं। हमारा काम क्या है? हम तो राइट एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं। हम क्या, हमें तो राइट देखो, फंडामेंटल राइट, हम तो एक्सरसाइज कर पाएंगे। अब सरकार है देखो बॉडी, तो ये डिसाइड करने का काम सरकार का है कि ये जो कैलेमिटी है आप इसको नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करोगे या नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम वो राइट दे पाएंगे तो इमरजेंसी नहीं है, अगर वो राइट नहीं दे पा रहे हैं प्रॉपर वे में तो फिर वो इमरजेंसी लगा देंगे। आई बात समझ में? ओके, यस मैम। अब अगला है बेटा स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी का क्या मतलब है? यहाँ पे पूरे नेशन की बात नहीं हो रही, स्टेट की बात हो रही है, प्रोविंस की बात हो रही है। तो स्टेट में सेंटर और स्टेट के बीच का जो लिंक है वो है आपका गवर्नर। क्यों? गवर्नर को अपॉइंट करते हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नर काम करता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो जब कभी गवर्नर को ऐसा लग जाए, गवर्नर को ऐसा समझ में आ जाए कि स्टेट का जो प्रोविजन है, स्टेट के जो लॉज है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चलाए नहीं जा सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हर 50 डेज पे जो गवर्नर्स होते हैं, हर स्टेट के गवर्नर होते हैं, आपने सुना है। अभी आप कौन से स्टेट से हैं? अभी आप कौन से स्टेट से हैं? अभी आप वेस्ट बंगाल से हैं। आपके गवर्नर कौन है? हु इज योर गवर्नर? आर यू आंसरिंग और नॉट? दीप्ति आप कौन से स्टेट से हैं? मैम दिल्ली से ही हूँ मैं तो। दिल्ली से हो, तो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मैम शायद अनिल बैजल है शायद, आई एम नॉट श्योर। हम अब बेटा आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, ऐसे करोगे शायद अनिल बैजल है, तो फिर कैसा लगेगा? अगर ऑफिसर्स इस तरह की पॉलिसीज फॉलो करने लगेंगे तो बाकी लोग तो कैसे बोलेंगे? तो जस्ट ट्राई टू बी लाइक एन ऑफिसर, ट्राई टू बिहेव लाइक एन ऑफिसर। कहते हैं कि जब तक बन ना जाओ तब तक उस वे में फेक करना शुरू कर दो। एक लाइन याद रखिएगा, जो लाइन है वो कहती है फेक इट
till you make it. जब तक कि आप उस चीज को क्रैक ना करो तब तक अपने दिमाग को फेक ही बोलते रहो कि यू आर एन ऑफिसर। जब आप ऑफिसर की तरह बोलना चलना खाना पीना शुरू कर दोगे ऑलरेडी एटीट्यूड वही आ जाएगा, तो पढ़ना क्यों नहीं आ जाएगा? बोलना वैसा आ गया, सुनना वैसे आ गया, चलना वैसे आ गया, तो पढ़ना तो अपने आप आ ही जाएगा। इसलिए फेक इट टिल यू मेक इट। तो अभी जब भी आपको भी इस तरह के रिस्पॉन्सिबल लोगों का आंसर करो तो दैट शुड बी ऑनरेबल, राइट? ऑनरेबल अनिल बैजल, राइट? Honorable Anil Bajaj. Yes, ma'am. Jagdeep Dhankar. Again, Abhi, I'm expecting the same thing with you also. You are also going to be an officer, तो same way वही अप्रोच रखिए ताकि लगे कि हाँ किसी ऑफिसर से पूछा जा रहा है, कोई ऑफिसर जवाब दे रहा है। तो क्या होता है, हर 15 डेज पे जितने भी गवर्नर होते हैं हर 15-15 दिन पे 15 डेज पे अपनी रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट। हर 15 डेज पे जो भी राज्यपाल होते हैं गवर्नर होते हैं 15 डेज पे रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को कि भाई स्टेट ऐसा ऐसा चल रहा है, ठीक। उसी रिपोर्ट में अगर कभी किसी गवर्नर को, जैसे कि आपके अनिल बैजल को या जगदीप धनखड़ को वेस्ट बंगाल में ऐसा लग जाए कि अनिल बैजल मतलब कि ऑनरेबल जो अनिल बैजल है उनको दिल्ली में लग जाता है और जगदीप धनखड़ जो ऑनरेबल जगदीप धनखड़ है उनको वेस्ट बंगाल में लग जाता है कि इस समय वेस्ट बंगाल या दिल्ली का जो सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है, वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चलाया जाना पॉसिबल नहीं है। तो स्टेट तो गवर्नर क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग चलाया जाना मुश्किल है, इसलिए हम यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लगा देते हैं। और ये स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है कब तक, जब तक प्रॉपर वे में कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म प्रॉपर वर्क करना ना शुरू कर दे। तो इसको हम कहते हैं स्टेट इमरजेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट इमरजेंसी, ऐसे कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा स्टेट इमरजेंसी लगती थी, ठीक है। तो स्टेट इमरजेंसी कहाँ लगाई जाती है, स्टेट में। और ये इसको लेके प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम इसलिए आती है कि केंद्र में जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोई और हो, जैसे कि अभी आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट है, और स्टेट की गवर्नमेंट कोई और हो, जैसे कि आपकी वेस्ट बंगाल में तृणमूल की टीएमसी की गवर्नमेंट है, ठीक। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो आर्टिकल 356 है, ये है 356 एक वेपन है, एक टूल है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि वो क्या करती है कि अपने हिसाब से क्या करती है, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को मैनिपुलेट करने का काम करती है। कैसे? क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो कुछ भी खुद से नहीं करते, वो हमेशा ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट ही वो कोई काम कर सकते हैं। तो अब गवर्नर को इलेक्ट करने का काम भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट करते हैं, तो प्रेसिडेंट एडवाइस लेंगे कैबिनेट से, कैबिनेट का गवर्नर वहां पर बिठा दिया, ठीक है। और उसके बाद मान लो कि वहां पर ममता जी की टीएमसी की गवर्नमेंट है और बीजेपी को लगता है कि टीएमसी की गवर्नमेंट हटानी है, तो अगर वहां पे जो गवर्नर है धनखड़ साहब वो ऐसा बोल दे कि यहाँ का जो मैकेनिज्म प्रॉपर वे में चलाया लेना मुश्किल है और प्रेसिडेंट वहां पे भूल लगा दे, तो उससे क्या होगा कि ममता जी की जो गवर्नमेंट है वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, हट जाएगी थोड़े समय के लिए, फिर दोबारा या तो इलेक्शन हो जाएगा या थोड़े समय के लिए जो स्टेट का जो लॉ है वो तो डिस्टर्ब हो ही जाएगा। अगली बार क्या होगा कि जब दोबारा इलेक्शन होगा तो हो सकता है लोगों को सपोर्ट भी ना करे। तो ये हो जाता है कि आर्टिकल 356 का बहुत ज्यादा मिसयूज होता है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की डिबेट हो रही थी तो अम्बेडकर ने बोला कि भाई इस तरह के लॉस का तो कभी यूज होगा ही नहीं। तो आर्टिकल 356 को डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला था इट विल बी अ डेड लेटर, ये डेड लेटर बन के रह जाएगा। लेकिन यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि अभी तक इंडिया में 119 प्लस टाइम्स ये आपके 356 का यूज किया जा चुका है, ठीक है। तो दूसरा हमने समझा ये था आपका स्टेट इमरजेंसी। तो स्टेट इमरजेंसी बहुत बार लग चुकी है, नेशनल इमरजेंसी केवल एक बार लगी इंदिरा गांधी जी के टाइम पे 1971 में। अगला है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये लग जाए कि इंडिया के पास या गवर्नमेंट के पास अब इतने पैसे नहीं है कि आने वाले वीक का या आने वाले दिन का खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला सके, तो इस समय वो क्या करता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देता है। अब इस फाइनेंशियल इमरजेंसी में होता क्या है कि जैसे जो भी सरकारी एम्प्लॉइज की सैलरी को आप मतलब जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिडक्ट करा सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी होता है कि जैसे कोई भी सरकारी स्कीम चल रही है, जैसे आपने मनरेगा का नाम सुना होगा या सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े, तो जो इस तरह की स्कीम्स है उसमें जो भी फंड का एलोकेशन है उसको भी कम या ज्यादा किया जा सकता है। लेकिन आज तक इंडिया में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। तो अब इसको आप समझ लीजिए कि 3 हमारे पास इमरजेंसी है, नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल। आर्टिकल याद करने का तरीका है कि हमेशा जो है 4 का क्या है, 352
में नेशनल इमरजेंसी में 4 जोड़िए तो 356, स्टेट इमरजेंसी फिर 4 जोड़ो तो 360, ये आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो 3 इमरजेंसी, तीनों के आर्टिकल भी हमसे पूछ सकता है, मैचिंग भी करा सकता है, आपके सामने लिख के पूछ सकता है कि कौन से पेयर राइटली मैच नहीं है, ठीक है। अब नेशनल इमरजेंसी लगेगी गवर्नर के रिकमेंडेशन पे, स्टेट जब स्टेट में वो जो मैकेनिज्म है प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर पा रहा है तो स्टेट इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक इंडिया में नहीं लगी है, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो सैलरी कट कर सकते हैं, लेकिन किसकी, सबकी कर सकते हैं। जुडिशरी को इससे अलग रखा गया है, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में जुडिशरी की सैलरी डिडक्ट नहीं हो सकती है, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर है? इसमें कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। मैम जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो आपने बोला कि वो अब उसमें बेसिकली होता है कि हम जो सैलरी होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की वो थोड़ी डिडक्ट होके आ सकती है मैम, लेकिन जब कोरोना वाले टाइम पर भी कोविड-19 लास्ट ईयर तब भी काफी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी डिडक्ट होके आती थी, तो मैम वो भी एक टाइप की इमरजेंसी में आ जाता है या फिर वो एक स्पेसिफिक लॉ है, स्पेसिफिक कंडीशन है? हाँ, वो बेटा स्पेसिफिक कंडीशन के लिए ऐसा किया गया था, और उसमें भी ये भी था कि अगर आपको याद हो तो उसमें जो हमारे मतलब ऑनरेबल मेंबर्स हैं उन्होंने भी अपनी सैलरी क्या की थी, डोनेट की थी। तो जैसे केदारनाथ में कोई फ्लड आ गया तो पीएम राहत कोष बना दिया जाता है कि भाई जिसको जिसको अपना सहयोग देना आप इसमें दे सको, और इसमें भी हर एम्प्लॉइज अपने इनकी सैलरी देते। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी समथिंग वेरी बिगर, जहां पे ये मैंडेटरी हो जाए कि कट करेंगे, हो सकता है पूरा भी कट कर लें, हो सकता है कि ये भी कर सकते हैं कि जो भी स्कीम्स में पैसा डाल रहा है उसको कम कर दें। लेकिन कोविड की सिचुएशन जब ऐसी थी तो गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग कम नहीं की थी, कम की थी या बढ़ाई थी? उन्हें उनकी स्पेंडिंग तो बढ़ गई ना, भले से उन्होंने सैलरी डिडक्ट कर ली, लेकिन और जगह पे जैसे कि आपने देखा कि माइग्रेंट लेबरर्स दिल्ली से अपने अपने घर जा रहे थे, तो अब गवर्नमेंट ने जो है बसेस प्रोवाइड करी, लोगों को खाना दिया, तो सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम में गवर्नमेंट के पैसे तो यहाँ पे बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है इसलिए वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। लेकिन यहाँ पे क्या कोविड आने से ऐसा तो नहीं था कि गवर्नमेंट ने ये बोला हमारे पास पैसे ही नहीं है इसलिए हमने डिडक्ट किया। गवर्नमेंट ने ये बोला कि हमें क्योंकि वेलफेयर मेजर्स ले रहे हैं इसलिए हम सैलरी डिडक्ट कर रहे हैं। तो दोनों के बीच का डिफरेंस समझ पा रहे हो आप? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी समथिंग डिफरेंट, हाँ जी मैम। सिचुएशन इज समथिंग डिफरेंट। और कोई डाउट? एक्चुअली में कोविड के टाइम पे वो जो वॉलंटियर कंट्रीब्यूशन था फ्रॉम ईच एंड एवरी सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर से, वो एक्चुअली ये नहीं था कि जैसे कि आपका सपोर्ट के लिए सैलरी डेफिनेटली वो सपोर्ट के लिए था, है ना, वॉलंटरी था। और कुछ किसी को प्रॉब्लम? इतना क्लियर हुआ? सिद्धार्थ आपको समझ में आया? ओके मैम, ट्राइंग, वाई ट्राइंग? अभी नहीं क्लियर हो पाया? कहाँ नहीं समझ में आ रहा है? ट्राई नहीं करना है, समझते हुए चलना है। कनेक्शन प्रॉब्लम आ रहा है, ओके। और किसी को कोई डाउट है? स्पीड का इशू तो नहीं हो रहा है, बहुत फास्ट तो नहीं हो गया? साक्षी? मैम इट्स ऑल फाइन। ओके, ठीक है मैम। अब आ जाते हैं कि अब ये आर्टिकल याद रखना है हमें, क्यों आर्टिकल 352, 56 एंड 60 मैचिंग भी आ सकता है, एंड अदर रिजल्ट की वो पेयर्स में भी दिक्कत आ जाती है कि ये पेयर्स कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। अभी आप आर्टिकल 353 और 354 रहने दो, जब हम आगे पढ़ेंगे तभी आपको क्लियर हो जाएगा। आप चाहो तो इसकी बस रीडिंग ले लीजिएगा, और इसमें ऐसा कुछ नहीं, जैसे कि 354 है कि मतलब क्या होता है कि टैक्स जो है आपकी प्रेसिडेंट मतलब यूनियन टैक्स कलेक्ट करती है, स्टेट भी कलेक्ट करती है। तो कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं कि जिनको यूनियन के पूल में आ जाती है, फिर क्या होता है कि यूनियन अपने पूल से क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ जो है एलोकेशन करती है। जैसे कि मान लो कि यूनियन को 100 रुपए मिला, अब इस 100 रुपए में से वो स्टेट को डिवाइड कर देगी ताकि स्टेट भी अपने वेलफेयर लीडर से ले सके। तो अब मान लो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी है, तो क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या कर देंगे, रोक देंगे।
है ना, कि जो भी उनको पूल से पैसे जाने उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो 353 है उसमें ये कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट को डायरेक्शन दे सकते हैं कि भाई अभी इमरजेंसी के टाइम पे, जैसे स्टेट अपना रूल बनाती है, सेक्टर अपना रूल बनाती है, राइट, तो स्टेट को वो डायरेक्शन दे देते हैं कि इस टाइम जो नेशनल इमरजेंसी का टाइम है तो इसमें आप रूल को कैसे फ्रेम करें, कैसे एक्सरसाइज करें, ये बात करी जाती है। किसके थ्रू? प्रेसिडेंट करता है, किसमें? आर्टिकल 353 के अंडर, ठीक है, क्लियर हुआ। अब अगला है आपका पावर ऑफ वीटो, ठीक है, पावर ऑफ वीटो, जो भी हमने कहा ना कि हम 3 पावर अलग अलग देखने जा रहे, तो हमने इमरजेंसी का पावर तो देख लिया, ये पावर ऑफ वीटो क्या है। तो वीटो होते हैं आपके 4 तरह के, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव, क्वालिफाइड एंड पॉकेट, ठीक है। अब हमें बस समझना है वीटो का मतलब, क्योंकि जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बहुत डेप्थ एनालिसिस की जरूरत नहीं है। वीटो का मतलब होता है कि किसी चीज को रोक देना, किसी कोई प्रोसेस कर रही है उसको तुरंत रोक दे, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं वीटो करना। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हमने दी है वीटो की पावर। क्यों दिया है? क्योंकि कोई लॉ, हमने समझा था कि कुछ भी पहले होता है बिल, उसको लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद जिस दिन प्रेसिडेंट अपना कंसेंट दे देता है तो वो बन जाता है एक्ट। तो यानी कि प्रपोज हुआ तो बिल, जब पास हो गया तो एक्ट। तो अगर मान लो कि कोई कानून ऐसा है कि लोकसभा राज्यसभा ने तो ऑल तो पास कर दिया, लेकिन ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि मना कर दे कि भाई मुझे इस पे कंसेंट अपनी नहीं देगी, और उसको क्या कर दे, एक प्रोसेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर दे, रोक दे, रुक जाओ, मतलब यहाँ के बाद अब प्रोसेस नहीं बढ़ेगी, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया, उसको रोक दिया। तो जो रोकने की पावर है वो है वीटो की। अब इसको 4 डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव, क्वालिफाइड एंड वीटो। तो इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनके पास क्वालिफाइड वीटो की पावर नहीं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ऐसा वीटो का पावर है जो इंडिया का प्रेसिडेंट एक्सरसाइज नहीं करता है, तो क्वालिफाइड वीटो एक ऐसा पावर है जो इंडिया का प्रेसिडेंट एक्सरसाइज नहीं करता है। वीटो का मतलब आप समझ पा रहे हो? वीटो का मतलब कि जहां पे प्रेसिडेंट अपनी कंसेंट देने से मना करता, ठीक। अब कोई बिल है, लोकसभा राज्यसभा ने पास किया, प्रेसिडेंट के पास गया, तो प्रेसिडेंट पहली बार बोलेगा कि मान लो पहली बार उसको वो बिल समझ में नहीं आता है, उसको लगता है दैट दिस पर्टिकुलर बिल शुड नॉट बी पास्ड, तो उन्होंने कहा कि आई विल नॉट गिव माय कंसेंट टू दिस बिल, और वो बिल को आपके प्रीवियस हाउस से जहां से वो बिल पास होके आया, मान लो कि लोकसभा से आया, लोकसभा को वापस कर दे। तो पहली बार जब उन्होंने वापस किया तो उसको हमने कहा एब्सोल्यूट वीटो। क्या बोला? एब्सोल्यूट वीटो, कि एक बार बिल आया, बिल को उन्होंने वापस कर दिया। अब एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की गई, और उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आर्टिकल 111 हमारे जोड़ा गया। तो आर्टिकल 111 क्या कहता है कि कोई भी बिल लोकसभा या राज्यसभा पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजती है, प्रेसिडेंट उस बिल को वापस कर देता है। अगर फिर से दोबारा से लोकसभा राज्यसभा उस बिल को पास करके प्रेसिडेंट को दे दे, तो अब ये प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है कि वो इस बिल को अपनी कंसेंट दे, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको कि एक बार आर्टिकल 111 ये कहता है कि पहले लोकसभा राज्यसभा ने मान लो कि कोई बिल पास करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि दैट दिस बिल शुड नॉट बी पास्ड, तो वो एक बार क्या कर देती है, हाउस को अपना बिल क्या करते हैं, वापस कर देती है। एक बार तो आपने बिल को वापस कर दिया, दोबारा अगर फिर से लोकसभा और राज्यसभा उस बिल को पास करके प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं, तो अब क्या है, प्रेसिडेंट के ऊपर ये बाइंडिंग हो जाता है कि वो अपनी कंसेंट इस बिल को दे ही दे। तो जो पहली बार, जैसे एक बार जब बिल आया और प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, उसको वापस कर दिया, किसको? सदन को वापस कर दिया, हाउस को वापस कर दिया, तो उस प्रोसेस को हमने कहा एब्सोल्यूट वीटो। अब जितने दिनों तक फिर वो बिल पास नहीं होगा, जितने दिनों तक वो प्रॉपर बिल पास नहीं हो रहा, उतने दिन तक वो बिल क्या है, सस्पेंडेड है, अभी वो एक्ट नहीं बन पा रहा है, ये बिल क्या है, सस्पेंडेड है। इसलिए जो सस्पेंडेड का प्रोसेस है, जितनी ड्यूरेशन वो बिल सस्पेंडेड है, उसको हमने कहा सस्पेंसिव वीटो। तो पहला हो गया एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा हो गया सस्पेंसिव वीटो। क्वालिफाइड वीटो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट के पास नहीं है। क्वालिफाइड वीटो का मतलब ये होता था, यूएस में है कि, हाँ बेटा मैम सस्पेंसिव वाला फिर से थोड़ा बोलिए ना, मतलब कोई एक बिल अगर प्रेसिडेंट के पास है तो सस्पेंडेड स्टेट में है, मतलब समझ नहीं आता। देखो
ऐसा है कि पहले क्या है कि मान लीजिए कि आप प्रेसिडेंट, ठीक है, आप प्रेसिडेंट है, आपको एक बिल पास करना है कि सबके घर में 2-2 किलो चावल बांटा जाएगा, ठीक, आपके पास ये बिल गया, आपको ये समझ में नहीं आता है, आपको लगता है कि भाई ये कैसी बात हो, क्योंकि 2-2 किलो चावल बांटेंगे, कुछ और तो कुछ अच्छी चीजें तो, या फिर किसको जो जरूरत हो वो तो, ठीक है, आपको ये लगा, आपने इस बिल को लोकसभा को वापस कर दिया। तो ये आपने जो पावर एक्सरसाइज की एब्सोल्यूट, इसमें आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है, आपके पास ये एक्सक्लूसिव पावर है, एब्सोल्यूट पावर है, आपसे कोई पूछ नहीं रहा है कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लौटाने की, हमने इतनी मेहनत से तो पास करके भेजा था, ये हम आपको नहीं पूछ सकते। तो ये कैसी पावर हो गई, आपकी एब्सोल्यूट पावर हो गई। दोबारा हमने कहा सस्पेंसिव बिल कि जब लोकसभा राज्यसभा के पास बिल वापस आ गया तो तब तक तो वो बिल एक्ट नहीं बन रहा है ना, तब तक तो वो बिल सस्पेंडेड है, तब तक वो बिल एक्ट ही नहीं बन रहा है, और दोबारा से उनको लोकसभा राज्यसभा को पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी, फिर से बिल आएगा, फिर पास होगा, फिर जो है प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो जब तक के लिए वो बिल सस्पेंडेड रहा, उस पर कोई प्रोसेस नहीं हो रही है, एक्ट भी नहीं बन रहा है, वो सस्पेंडेड है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपनी सस्पेंसिव वीटो का जो पावर है उनका वो एक्सरसाइज यहाँ पे हो रहा है। समझ में आया संजीत, समझ में आया? यस मैम। और किसी को कोई डाउट तो नहीं है? समझते चलिएगा इसको अच्छे से, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन फिर गलत नहीं होने चाहिए इसमें से। अब क्वालिफाइड वीटो जो कि हमारे इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं है, ये इसका मतलब ये होता था कि क्वालिफाइड वीटो का यूएस में ये वीटो दिया गया है उनके प्रेसिडेंट को, यानी आपके डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, उनके पास ही क्वालिफाइड वीटो का पावर था कि अगर सपोज की प्रेसिडेंट किसी बिल को मना कर देते हैं कि ये बिल पे मैं अपनी कंसेंट नहीं दूंगा, तो जो वहां की कांग्रेस, मतलब वहां के जो हमारा पार्लियामेंट है ना, हमारे यहाँ पार्लियामेंट कहते हैं और अमेरिका में पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी, उनके यहाँ कांग्रेस हाउस को कहते हैं। तो अगर कांग्रेस उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास कर दे, स्पेशल मेजोरिटी हमने पढ़ा है ना 2/3 मेजोरिटी से, तो अगर 2/3 मेजोरिटी से उनका कांग्रेस को बिल को पास कर देता है तो क्या हो जाता है, फिर वो बिल जो है अगेन एक्ट बन जाता है बिना मतलब फिर वो जो बिल है तब एक्ट बनता है, मतलब प्रेसिडेंट के कंसेंट को लेने के लिए तो क्या करना पड़ता है, जो कांग्रेस उसको 2/3 मेजोरिटी से फिर से उस बिल को पास करना पड़ता है, बट ये वाला चीज हमारे इंडिया में नहीं है। अब हो गया एब्सोल्यूट सस्पेंसिव, और लास्ट है आपका पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो मतलब कि मान लीजिए संदीप है प्रेसिडेंट, संदीप को लगा कि भाई 2-2 किलो चावल तो नहीं बांटेंगे चाहे जो हो जाए, तो मान लो कि संजीत 5 साल के लिए, बताते हैं बेटा साक्षी आपको बताते हैं कि मान लो संजीत 5 साल के लिए जो है आप प्रेसिडेंट बने हैं, तो इनको लगता है कि भाई मेरे रहते तो ये बिल नहीं आ सकता, तो प्रेसिडेंट के पास होता है पॉकेट वीटो। इस पॉकेट वीटो का मतलब कि प्रेसिडेंट क्या कर दे, उस बिल को ना तो अपनी हाँ बोले या ना बोले, अपने पॉकेट में रख दे, पॉकेट का मतलब अपनी फाइल में रख दे, या उस बिल को पास ही ना करे। वो कितने दिनों तक टाल सकता है, तो उसके लिए पार्लियामेंट ने बोला कि जब तक प्रेसिडेंट ना चाहे तो आप उससे ले नहीं सकते। अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कोई टाइम नहीं बताया कि भाई इतने दिन में तो आपको देना ही है, तो क्योंकि कोई टाइम डिफाइंड नहीं है, इसलिए हमने कहा कि पॉकेट में चला गया, प्रेसिडेंट ने अपनी पॉकेट में डाल दिया इस बिल को। अब वो कब पास होगा ये हम प्रेसिडेंट से पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई भी टाइम गिवन ही नहीं है कि इतने दिनों में उस बिल को पास कर दो। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है तो पूछे। दैट मीन्स कि जब तक कोई बिल पास नहीं होता और एक्ट नहीं बनता तो वो सस्पेंसिव वीटो में रहता है, मतलब दोबारा है साक्षी, मतलब एक बार तो वो बिल पास हो गया, एक्ट बनने के प्रोसेस में चला गया, अब वहां पे एक्ट बना ही नहीं, वो वापस आ जाए लोकसभा में, तो जितने दिनों तक फिर से लोकसभा दोबारा डिस्कशन वगैरह करेगी तब तक वो होता है सस्पेंसिव वीटो। क्लियर हुआ साक्षी आपको? मैम जैसे आपने बताया कि जब प्रेसिडेंट एक बार बिल को पास नहीं करते वो वापस भेज देते हैं, तो मैम अगर वो उस टाइम पे, मतलब ये तो बहुत सिंपल सा होगा कि अगर हम हाउसेस को अपना वो बिल पास करवाना है तो वो दोबारा भेज देंगे, तो उसमें तो फिर वो बाइंड हो ही जाएंगे, तो प्रेसिडेंट उस पावर को एक्ट भी क्यों करते हैं कि वो वापस भेज दें, क्योंकि हाउसेस के पास तो ये पावर है कि वो वापस भेजने, तो उन्हें तो उस टाइम एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। डेफिनेटली, एक्चुअली इंडिया में ऐसा होता है कि हम कुछ चीज कस्टमरी फॉलो करते हैं, ठीक है। अभी तक अगर ऐसा हो सकता तो पूरी इंडिया की हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ एक बार, अभी प्रीवियस जो हमारी गवर्नमेंट थी तो उसमें अरुण जेटली जी ने एक बिल पास करके प्रेसिडेंट को दिया था। प्रणब मुखर्जी जी प्रेसिडेंट थे, ऑनरेबल प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने बिल को वापस कर दिया था। फिर दोबारा इन्होंने बिल पास करके दे दिया, तो प्रणब मुखर्जी जो थे उनके ऊपर ये बाइंडिंग हो गया था कि दैट नाउ ही विल हैव टू गिव दैट असेंट टू
कंसेप्ट देना उनके ऊपर बाइंडिंग हो गया था। लेकिन होता क्या है कि कुछ पोस्ट ऐसी मतलब ऐसी प्राइम पोस्ट होती है, उस पोस्ट की इतनी डिग्निटी होती है कि हम उस पोस्ट के बियॉन्ड कुछ नहीं बोलते हैं। जैसे आपके घर में आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, तो कभी कभी हमें लगता है कि शायद मतलब इनको ऐसा कुछ बोल देना चाहिए, इवन तो पेरेंट्स को भी हमें लगता है। फिर भी क्या होता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ कस्टमरी, जस्ट बिकॉज ऑफ आउट ऑफ रिस्पेक्ट, उस पद की गरिमा है, उस पोस्ट की इतनी वैल्यू है कि हम क्या करते हैं कि उस पोस्ट के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं। इसलिए क्या होता है कि जब प्रेसिडेंट एक्चुअली वापस करते हैं तो पूरे प्रोसेस फॉलो किया जाता है कि भाई प्रेसिडेंट ने वापस क्यों कर दिया। अब प्रेसिडेंट भी जो कोई बनेगा, जैसे मान लीजिए आपके प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी जी, ऑनरेबल प्रणब मुखर्जी जी, ऑनरेबल मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये लोग जो प्रेसिडेंट थे, तो इसका मतलब कि ये इतने मतलब हाईली इंटेलेक्ट लोग हैं, इतने क्रीम लोग हैं कि वो ऐसे ही मजाक मजाक में तो चीजों को भेजेंगे नहीं। तो उनका वापस भेजना भी एक बड़ी बात है, और उनके भेजे हुए चीज पे वापस डिस्कशन करना, करके फिर से भेजना कि नहीं आप इसको पास करो, तो ये भी बड़ी बात है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि मतलब ये ऐसे गिव एंड टेक चलता रहता है, बहुत ही ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं तभी बिल को वापस किया जाता है, और तभी जो है गवर्नमेंट बिल को पास करके दोबारा है उनके बाद भेजती है। और अभी तक तो भेजा भी नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ जबकि बिल को प्रेसिडेंट के बाद दोबारा से भेजा जाए कि नहीं अब आपको यही पास करना होगा। तो अगर जाते भी होंगे तो उनको कितने सारे रीजन दिए जाते होंगे, राइट? क्योंकि कुछ पोस्ट ऐसे हैं जहाँ पोस्ट ही डिग्निफाई करती है कि मतलब बैठने वाला कौन, ठीक है? समझ में आया आपको? किसने पूछा था? प्रणीति। Ma'am, if in some cases a bill is passed and has become an act, but the population of India or the people of India don't like that act, so in that case, can the act be taken back by the president or something like that? देखो, एक्ट वापस नहीं लिए जाते। एक वर्ड है रिफॉर्म और एक वर्ड है रेडिकल अप्रोच, ठीक है? सुधार करने के दो तरीके होते हैं, या तो रिफॉर्म कर दो या रेडिकल अप्रोच फॉलो करो। जैसे मान लीजिए कि आपके दांत में दर्द है, ठीक है? दांत में दर्द है तो आप क्या करोगे? डेंटिस्ट के पास जाओगे कि हमारे दांत के दर्द को क्या करो, क्योर करने की कोशिश करो। ये तो नहीं कहोगे ना कि दांत को ही उखाड़ फेंको, क्या करोगे? सुधार करोगे ना। तो सेम वे कभी भी कोई एक्ट ऐसे हवा में तो नहीं लाए जाएंगे, कोई भी एक्ट लाया जाएगा तो जरूर कंट्री में उस तरह की नीड रही होगी, तो वो बिल या एक्ट लाया गया। जब वो बिल या एक्ट बन गया तो हो सकता है आज की प्रेजेंट सिनेरियो में वो पिछला वाला एक्ट अब उतना अच्छा नहीं है जितना उस टाइम पे था, तो उस बिल को क्या कर देंगे? रिफॉर्म कर देंगे। और रिफॉर्म के प्रोसेस को क्या कहते हैं? अमेंडमेंट, ठीक है? अमेंडमेंट कर देते हैं, ठीक है? क्लियर हुआ? और जो फार्मर्स वाला बिल है वो तो फार्मर्स को पसंद ही नहीं आ रहा, फिर उस केस में वो कैसे करेगी? अब तो उनको कुछ रिफॉर्म करेगी वो उसमें भी। देखो, इसमें भी यही बात है, जो फार्मर्स का बिल है इसमें भी डायलेमा है, ठीक है? तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप सारे न्यूज चैनल्स मत देखो जब तक कि आप गवर्नमेंट पे नहीं चले जाते हैं। तो आपकी अप्रोच वही होनी चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रोच है। और तो केएसएससी में आपके इंटरव्यूज नहीं है, फिर भी आप यही कोशिश करिए कि आपकी अप्रोच वही बन जाए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रोच होती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉइज हैं उनकी अप्रोच है। तो जब आप राज्यसभा चैनल वगैरह देखोगे तो वहां पे ये कवरेज करी गई है कि इसमें ऐसा नहीं है कि ये जो बिल है वो टोटली अगेंस्ट ऑफ द फार्मर है, क्योंकि कुछ फार्मर्स को वेलकम भी कर रहे हैं, कुछ फार्मर्स है जो कि क्या करते हैं अगेंस्ट आ रहे थे कि जो आपके पंजाब का प्रोविंस है वहां के लोग इसको अगेंस्ट कर रहे हैं, बाकी लोग इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ये नहीं कह सकते कि पूरा फार्मर लॉबी इसको बिल्कुल बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी तो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी हमारे पार्लियामेंट इसमें भी प्रॉपर वे में डिबेट कर रही है, डिस्कशन कर रही है, तो जो भी आएगा वो जरूर उनके वेलफेयर में ही आएगा, ठीक है? ओके मैम। एंड मैम एक लास्ट चीज और पूछ रही थी कि हमने कुछ क्लासेस पहले ये पढ़ा था कि देयर आर सम बिल्स दैट रिक्वायर द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर इंट्रोड्यूसिंग, जिसमें मनी बिल थी, फाइनेंशियल बिल थी और ऑर्डिनरी बिल थी। लेकिन जो स्पेशल बिल है उनमें प्रेसिडेंट की वो नहीं चाहिए होती परमिशन। तो ये जो एब्सोल्यूट वीटो और सस्पेंसिव वीटो हमने पढ़ा, ये सब सिर्फ फाइनेंशियल बिल्स के लिए ही एक तरीके से काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये वीटो हमेशा एक्ट पर मतलब बिल पास होने के बाद की बात है, गेटिंग और नॉट? कि बिल अब उनके पास जा रहा है कंसेंट बनने के बाद, मतलब कंसेंट लेने में ही वीटो का यूज है। जो आप पूछ रहे हैं वहां पे वीटो का यूज क्यों होगा? ये तो बिल की प्रोसेस में है ना कि भाई वो बिल पास नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? तो वीटो की पावर एक्सरसाइज करते हैं।
मैम लेकिन अगर मान लो कि कोई मनी बिल है और मनी बिल तो पहले प्रेसिडेंट की परमिशन से ही आएगा, तो अगर पहले प्रेसिडेंट ने हाँ बोल दी कि ठीक है इसको भेज दो, तो फिर वो उसे मना क्यों करेंगे बाद में? तो इसीलिए तो मनी बिल में हमने ये भी तो पढ़ा था कि प्रेसिडेंट इस पे साइन करने के लिए बाइंडिंग है, तभी तो उससे प्रायर रिकमेंडेशन लगता है कि भाई पहले तो आप ही से तो पूछा गया था, इसीलिए तो हमने पढ़ा था कि इन पे कंसर्न देना प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग है। ठीक है, मनी बिल में तो ये हमने पढ़ा था ना, ये लाइन याद है आपको? यस मैम। ओके। और कोई डाउट? सब क्लियर? करिश्मा क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं आपका जो एक पावर है, पावर ऑफ ऑर्डिनेंस, ये वाला। ये पावर ऑफ ऑर्डिनेंस क्या है? हमने पढ़ा था कि हमारे इंडिया में हाउसेस के सेशन होते हैं, पढ़ा था कि कौन कौन से सेशन होते हैं? बजट, मानसून और कौन सा होता है? विंटर सेशन। विंटर सेशन, 3 सेशन होते हैं। तो इन्हीं 3 सेशन में क्या होता है? कानून को बनाया जाता है, लॉस का फॉर्मेशन होता है, बिल और एक्ट्स पर डिस्कशन होता है। लेकिन मान लीजिए कि कभी भी जो प्रॉब्लम्स है वो बता के तो नहीं आती है, तो प्रॉब्लम बता के नहीं आती तो कानून को कभी भी जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि किसी चीज को लेके हमारे पास कानून ना हो और प्रॉब्लम क्योंकि बता के तो आई नहीं है और इस समय जो है हाउस का सेशन भी नहीं चल रहा है। अब क्या करेंगे? तो अब ये करेंगे कि प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है ऑर्डिनेंस बनाने की। ऑर्डिनेंस मतलब कि कभी अगर ऐसा हो कि हाउस प्रैक्टिस नहीं कर रही है, हाउस अभी नहीं चल रही है और प्रेसिडेंट को लगता है कि अभी कंट्री के वेलफेयर में कानून की बहुत जरूरत है, तो वो एक ऑर्डिनेंस पास कर देती है कि भाई जब तक ये नया कानून नहीं बन जाता तब तक ये ऑर्डिनेंस रूल करेगा, इस ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम होगा। ये ऑर्डिनेंस की पावर आर्टिकल 123 में दिया है। 123 पावर जो दी गई है, दिस इज द पावर ऑफ ऑर्डिनेंस। ये कब एक्सरसाइज होगी? कि जब हाउस प्रैक्टिस नहीं कर रही है और जरूरी है कंट्री के लिए कि ऐसा रूल बनाया जाए जो कि अभी क्या करें, वेलफेयर मेकर्स को फुलफिल करे। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो क्या करेंगे? ऑर्डिनेंस ला देंगे। अब ये ऑर्डिनेंस वैलिड कितने दिनों तक के लिए होता है? तो एक्चुअली जो ऑर्डिनेंस बनाया जाता है वो 6 वीक्स के लिए होता है। 6 वीक्स के लिए होता है। हमने ये भी पढ़ा था कि सेशन के बीच में एट मैक्स 6 मंथ का गैप होना चाहिए, 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो 6 मंथ का तो ये गैप हो जाएगा और 6 वीक तक ये ऑर्डिनेंस वैलिड रहेगा। तो 6 मंथ एंड 6 वीक्स के लिए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डिनेंस है वो वैलिड रहेगा। और जैसे ही फिर हाउस अपने प्रोसेस में आएगी, इसी भी क्या मान लीजिए कि मई में ऑर्डिनेंस को ला दिया, बीच में यहाँ पे बजट सेशन होते थे, पार्लियामेंट क्या करने लगी? काम करने लगी। तो जब पार्लियामेंट दोबारा काम करने लगी थी और पार्लियामेंट को लगता है कि इस पे कानून बना देना चाहिए, तो फिर ऑर्डिनेंस को हटा के फिर वापस से कानून बना दिया जाता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ ऑर्डिनेंस। क्लियर हुआ? पावर ऑफ ऑर्डिनेंस क्लियर हो गया? मैम जब हम लोग टाइप्स ऑफ सेशन देख रहे थे, जैसे वहाँ पे 3 सेशन थे ना मैम, बजट, विंटर और उसमें और एक था स्पेशल सेशन। क्या ये ऑर्डिनेंस स्पेशल सेशन, ये ऑर्डिनेंस ही आता है क्या स्पेशल सेशन में? नहीं, स्पेशल यहाँ पे सेशन आता ही नहीं है। जहाँ पे सेशन ना बुलाया जाए और जो है कोई एक्ट ला दिया जाए उसको हम कहते हैं ऑर्डिनेंस, कि सेशन नहीं बुलाएगा। देखो चक्कर क्या है कि मान लो कानून बनाने के लिए आपको सेशन बुलाना पड़ेगा। तो सेशन के लिए क्या होता है कि जो अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, वो हमने ये भी पढ़ा है कि वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों के पार्ट होते हैं। तो भाई वो तो एग्जीक्यूटिव का अपना काम कर रहे हैं, अगर आप उनको ऐसे बुला के स्पेशल सेशन कराते रहोगे तो एग्जीक्यूटिव का काम कब होगा? इसलिए थोड़े समय के लिए ऑर्डिनेंस ला दिया जाता है, जब तक ये ऑर्डिनेंस काम करेगा तो जैसे सेशन शुरू होगा नया कानून बना दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके। अब लास्ट देख लीजिए आर्टिकल 72, ये बात करता है पार्डनिंग पावर की। जो हमने जस्टिस की पावर पढ़ी ना, उसकी पावर ऑफ जस्टिस, जहाँ पे हमने ये कहा कि मान लो कि सुप्रीम कोर्ट में भी निर्भया वाले जो कल्प्रिट्स थे, उनका केस चला गया, उनको अभी भी लग रहा है कि भाई मेरे को फांसी नहीं होनी चाहिए, मैंने ऐसा किया ही क्या था। उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया था तो मेरे को फांसी नहीं होनी चाहिए, ये मेरे साथ बिल्कुल न्याय नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे? किसके पास करेंगे? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास जाएंगे और बोलेंगे कि भाई आप मेरे को पार्डन कर। अभी पार्डन में का क्या मतलब होता है? तो पार्डन में 5 तरह के पार्डन देने की बात करी जाती है। पहला है पार्डन। पार्डन मतलब जो भी आपकी सजा है उसको उससे आपको कंप्लीटली मुक्ति मिल जाए। ठीक है, मान लो कि निर्भया वाले केस में अगर राष्ट्रपति ने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पार्डन दे दिया होता तो मतलब भाई अब तुम छूट गए, तुम्हारा सारे गुनाह माफ, तुम अपने घर चले जाओ, उसको कहते हैं पार्डन। कम्युटेशन का मतलब होता है, कम्युटेशन का मतलब होता है कि जहां पे जो दी जाने वाली आपकी सजा है उसको क्या करते हैं? इंटरचेंजेबल कर दे। इंटरचेंजेबल का मतलब क्या होता है कि मान लो कि कोई विमेन है,
ठीक है, किसी विमेन को फांसी की सजा दी जाए और वो विमेन क्या हो कि वो प्रेग्नेंट, तो अब भाई विमेन को आप सजा दे रहे हो, लेकिन उसका जो बच्चा है उसने तो क्राइम नहीं करा है ना, तो उस सजा को हम बदल दें और क्या कर दें कि हम उसको ऐसा करते हैं लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे देते हैं बजाय फांसी देने की, तो वो हो गया आपका कम्यूटेशन। रिजर्वेशन का मतलब होता है जहाँ पे जो अवधि है, जो ड्यूरेशन है, टाइम है, तो उसको कम कर दिया जाए। जैसे कोई किसी की उम्र है मान लीजिए 80 इयर्स ओल्ड का, 80 इयर्स ओल्ड कोई पर्सन है, उसको मिल जाए कि इनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है। अब किसी पर्सन की एज ही 80 है ना, अब उसको जीने के दिन ही कितने बचे, तो ऐसा माना जाता है कि चलो ठीक है इसकी सजा को हम थोड़ा सा सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो वो हो जाता है आपका रेमिशन। ठीक है, रेप्टाइल मतलब वही होता है कि जहाँ पे किसी ह्यूमन मतलब अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन नेचर, अगर किसी को ऐसा लगता है कि ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग इसको इतनी टीडियस जो है सजा नहीं मिलनी चाहिए, तो वहाँ पर रेस्पाइट काम करता है। रेस्पाइट में अगेन ऐसा हो जाता है कि जैसे किसी का बेबी है या किसी को मान लीजिए कि वो पहले से किसी रोग से, किसी प्रॉब्लम से पहले से परेशान है, तो वो शरीर मतलब अपने फिजिकल लेवल पर तो खुद ही सजा एक तरह से ले ही रहा है ना, तो फिर उसको जब प्रेसिडेंट को लगता है तो वो रेस्पाइट की पावर अपनी एक्सरसाइज कर देते हैं। इसमें जो हमें याद रखना है वो है, याद रखना है आपको पार्डन। पार्डन का मतलब जहाँ पे आपको कंप्लीट मुक्ति कि भाई तुम बरी हो गए, ठीक है, तुम्हें पूरी आजादी मिल गई, तुम जाओ, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पार्डन। जो निर्भया वाला केस था उसमें किसी भी तरीके का वो कुछ भी नहीं दिया गया, इसीलिए क्या हुआ कि निर्भया के जितने भी क्रिमिनल थे सब क्या सबको हैंग कर दिया गया है। समझ में आ गया क्या? रिप्राइव, रिप्राइव, हाँ, इसको समझा दो। और एक बार अच्छा, रिप्राइज का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, जैसे कि कोई पर्सन है वो 80 इयर्स ओल्ड है, ठीक है, अब 80 इयर्स ओल्ड है, इसको मानो कि इनको दे दिया गया आपको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। अब भाई ये तो 80 इयर्स ओल्ड है, अब लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की ड्यूरेशन 14 साल होती है, तो 14 साल तो पर्सन जिएगा या नहीं जिएगा वो भी नहीं पता। इतनी टीडियस प्रोसेस ना लेके जाए, वो ऐसा कर देते हैं कि भाई ये तो अब तो अपने अंतिम दिनों में है और बाकी की सजा ले ही रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि बुढ़ापा सबसे बड़ा दुख है, तो इनकी सजा को हमें काम करते थोड़ा कम कर देते हैं। इनकी सजा को हम ऐसा कर देते हैं कि भाई आप अंडर द सर्विलेंस ऑफ पुलिस हमेशा रहोगे, आप टूर वूर नहीं करोगे, आप अपने घर चले जाओ, तो 14 साल को कम करके 2 साल 3 साल 5 साल ऐसा करते हैं, तो दिस इज नोन एज रेप, राइट? क्लियर हुआ? और कोई डाउट है? मैम अगर किसी को फांसी की सजा मिली है और बाद में वो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं और प्रेसिडेंट उनको बोल देते हैं कि हम तुम्हें फांसी की जगह कम करके उम्र कैद दे देते हैं, तो ये रिप्रीव हुआ या फिर मतलब ये रेस्पाइट मतलब उसकी हमने इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। और कोई डाउट है? कम्युटेशन का मतलब होता है कि भाई वो मतलब कोई किसी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में, मतलब कि अगर सजा आपको मिल रही है लेकिन आपकी वजह से कोई दूसरा भी सजा जा रहा है, जैसे कि कोई पर्सन है, जैसे कि मान लो हमने लेडी का एग्जांपल लिया था कि भाई वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो आप उनको अगर हैंग करोगे तो भाई बेबी की तो कोई गलती नहीं है ना, वो भी मारा जाएगा, वो कम्युटेशन। मैम जैसे पीपीटी में इनका एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, इसीलिए तो नहीं लिखा, ठीक है। ओके मैम, इसीलिए मैंने आपकी क्लास में क्लियर करते हैं कि एटलीस्ट आपको पता हो, बाकी इससे ज्यादा क्वेश्चन डीप पे जितना आएगा उतना ही पीपीटी में आपके दिया है। और कोई डाउट? मैम अभी एक केस चल रहा है ना मैम, जो शबनम जिसको सजा मिला है, तो राजीव गांधी वाला केस है नहीं मैम, रिसेंटली अभी लास्ट वीक शबनम एक लेडी है जिसको फांसी की सजा मिला है, तो उसका बेटा अभी प्रेसिडेंट से ये पार्डनिंग के लिए कर रहे हैं। तो अभी तो ये प्रॉब्लम है ना कि भाई अब प्रेसिडेंट भी क्या करते हैं, प्रेसिडेंट अपने से जो है डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि किसको पार्डन करना है किसको नहीं, इसके लिए वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिकमेंडेशन पे पार्डन और ये सारा कुछ दिया जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि कैबिनेट की सलाह पे नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एडवाइस पे प्रेसिडेंट पार्डन करते हैं। अब फिर वो तो यहाँ पे एमएचए ये पूरा देखिएगा कि भाई सब कुछ देखना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं दिया, ठीक है। एमएचए भी देखेगा कि भाई ऐसा तो नहीं कि एक ऐसे कल्प्रिट को हम छोड़ रहे हैं जिसकी वजह से पूरे इंडिया में अनार्की आ जाएगी, तो अब भाई बच्चा दिया है वो तो ये सारी चीजें तो कर ही इसमें जाती ताकि पूरे इंडिया का अटेंशन खींचा जा सके, ठीक है। खुद ही दे देते, इतना था तो आप खुद ही प्रेसिडेंट से बात करते कि मुझे पार्डन कर दो, बच्चे से दिला रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकली प्रेशर डालने की कोशिश करी जाती है, ठीक है।
ओके मुझे लगा कि आप राजीव गांधी केस वाले में पूछो, वहां पे भी यही है, वहां पे गवर्नर और प्रेसिडेंट को लेकर टसल हो गई है। अभी इतना क्लियर हुआ? इतने में कोई डाउट है मैम। तो नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व करिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोविजन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज मेंशन्ड? कौन सा आर्टिकल है जिसमें नेशनल इमरजेंसी की बात करेंगे? 352 बी, ए, कौन सा? बी ऑप्शन। बी बी। बी। अगला क्वेश्चन, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन? इम्पीचमेंट कहाँ पे लाई जाएगी? सी आइदर सी हाउस इन ऑफ द बोथ हाउस। पार्लियामेंट, सी ऑप्शन। अब आ जाता है आपका वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट यहाँ पे खत्म हो गया है, तो वाइस प्रेसिडेंट आज ही शुरू कर दे या कल करें इसको? टुमारो हो भी नहीं पाएगा, बीच में छूट जाएगा। आप लोगों में से किसी ने क्वेश्चन कर लिया है? जो शीट आज मिली थी वो क्वेश्चन कर लिया किसी ने? जी कर लिया आपने? बाकी सबने? बाकी लोगों को टाइम मिल पाया था? मेरे को लगा कि मिला ही नहीं अभी तक, मेरे को तो रिसीव ही नहीं हुआ। आई थिंक आई विल चेक इट अगेन। और जितना अभी तक आपने पढ़ा है, मतलब आपके फ्रॉम द इनिशियल क्लासेस टू अप टू टुडेज क्लास, आपको कोई डाउट है कहीं पे भी? नो मैम। पॉलिटिक्स समझ में आती है, अच्छी लगती है? अब थोड़ी बहुत, मतलब जिनका सब्जेक्ट नहीं है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले से पॉलिटिक्स पढ़ी होगी अपने स्कूल डेज में, या हो सकता है पहले से आपने अगर खुद से प्रिपरेशन करी तो भी आपने पॉलिटिक्स पढ़ी होगी। कितने लोगों ने पहले से पढ़ के रखी थी थोड़ी बहुत, जिनको थोड़ा आइडिया था पॉलिटिक्स का? कोई है आप में से जिन्होंने स्कूल लेवल पे या अपने एकेडमिक लेवल पे आपने पहले से पॉलिटिक्स थोड़ी बहुत, आप उसको उससे थोड़े से अंडरस्टैंडेबल नॉलेज आपके पास रही हो? किसी के पास थी पहले से? स्कूल लेवल पे एक्चुअली कभी भी किसी चीज को एनालाइज करने के लिए दो तरीके होते हैं। तो एक तरीका ये होता है कि हम एक काम करें कि हम खुद करते हैं, फिर देखते हैं कि चीजें हमें ठीक से हो रही हैं या नहीं हो रही है। दूसरा तरीका ये होता है कि भाई कोई उसी रास्ते पे चला गया हूँ तो उससे पूछ लेते हैं कि जो चीजें हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारे लिए कितना फ्रूटफुल है। ठीक है, तो क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है आपके स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, तो आप थोड़ा सा एनालाइज करके ये बता पाओगे कि भाई अब मुझे ज्यादा समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। तो आप बताओ कि क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं? कोई प्रॉब्लम हो रही है? पॉलिटिक्स से आप कनेक्ट कर पा रहे हो? धीरे धीरे कनेक्ट हो रहा है? इंटरेस्ट बन रहा है? पॉलिटी पढ़ने में अच्छा लग रहा है? यस मैम। देखो पॉलिटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि वो कहते हैं ना, राजनीति एक ऐसी चीज है जो सबको जोड़ लेती है ना। कहीं भी आप ट्रेन में अगर सफर करते रहो और वहां पे पॉलिटिक्स की बात शुरू हो जाती है कि मोदी बने या कांग्रेस बने, तो आप देखो वहीं पे डिस्कशन डिबेट शुरू हो जाएगा और लोग अपनी बर्थ से नीचे उतर के उस चीज में पार्टिसिपेट करने लगते हैं। तो कहते हैं कि कोई चीज इंडिया को कलेक्ट करती है तो पहले तो कहते हैं इंडिया की करेंसी है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, और दूसरी तरफ पॉलिटी भी एक ऐसी चीज है, राजनीति चीज ही ऐसी है जो सबको जोड़ दे। लेकिन चाय की चर्चा और हमारी चर्चा, हमारी जो डिस्कशन है, उनमें डिफरेंस इसी बात का होता है कि हम कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बोल सकते हैं, हमें वही सारी चीजें बोलनी है जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रखे, और हमारी अप्रोच हमेशा वही होनी चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रोच है। क्यों? क्योंकि हम अल्टीमेटली नौकरी करने जा रहे हैं किसकी? भारत सरकार की। और भारत सरकार की नौकरी करके भारत सरकार को क्रिटिसाइज करना, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। क्रिटिसाइज करना, और एक होता है क्रिटिसाइज करना, दूसरा उनकी निंदा करना कि मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रोच खराब, ये खराब, ये खराब। तो भाई इसलिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको हायर कर रही है कि आप जैसे लोग आओ, जहां पे प्रॉब्लम है उसको ठीक करो। तो आपका अप्रोच प्रॉब्लम को देखना नहीं, आपका अप्रोच सोल्यूशन को देखना होना चाहिए। और यही अप्रोच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि वो उन लोगों को ले जो कि जिनकी अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन गिविंग हो। ठीक है, तो आइंदा से कभी भी आप न्यूज चैनल, मतलब इट्स माय रिकमेंडेशन एंड इट्स माय एडवाइस टू कि आप अपने राज्यसभा चैनल, राज्यसभा टीवी की न्यूज़ वगैरह को फॉलो करिए, ताकि आपकी अप्रोच वही बननी चाहिए। और दूसरा,
अपने जो भी आप कहीं भी आंसर कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, ट्राई टू डेवलप दैट काइंड ऑफ अप्रोच, ठीक है। जो हमें ना फेक इट टिल यू मेक इट, कि तब तक हमें वैसे ही देखना है, सुनना है, बात करना है, सोचना है, बोलना है, समझना है, जैसे कि कोई इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिसर करता है। तो जब बोलना, सोचना, समझना, बात करना, देखना आ जाएगा तो पढ़ना तो अपने आप आ ही जाएगा, राइट। तो पहले क्या करना है कि फेक करना है, तब तक करना है जब तक कि आप उस चीज को मेक नहीं करें, ठीक। तो इसी रूट के साथ कोई प्रॉब्लम होगी आपकी क्लास में, देन यू कैन ask by tomorrow, or tomorrow we will start our vice president lecture. So that's it for today, and we will meet by tomorrow, right? So have a nice day. Sorry, have a nice day ahead, and good night all of you. Thank you, ma'am.